हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने देखा था कि जब भी कोई लाइट रे जब किसी मिरर पे या स्मूथ सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से, है ना, कुछ डेविएट होके अपने ही मीडियम में लौट जाती है ना, अपने ही मीडियम में अपना पाथ चेंज करके अपने ही मीडियम में लौट जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, ये क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि अब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। ठीक है, एक मीडियम, एयर मीडियम क्या होता है, मीडियम अलग अलग होते हैं, जैसे एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, है ना। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडियम्स। तो मीडियम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। तो बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे आज कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है ना, तो अपना पाथ क्या करेगी, चेंज करेगी कि नहीं करेगी। क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगी? नहीं, अपना पाथ चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि उस लाइट की स्पीड चेंज हो चुकी है, और लाइट की स्पीड होने की वजह से ही क्या हो रहा है, बैंड हो रही है। लाइट क्या है, अपना पाथ चेंज करेगी, बैंड हो जाएगी, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि क्या, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि दिस इज द फिनोमिना ऑफ लाइट, दिस इज द phenomena of light in going from one ट्रांसपेरेंट, सबसे पहले तो कौन सा मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, जिसमें से लाइट होके जा भी तो पाए। वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा होगा तो वो क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना। अपनी ही डायरेक्शन, लाइट जो है अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है, यानी कि बैंड हो जाती है। ठीक है ना। तो दिस बैंडिंग ऑफ लाइट और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं बच्चों कैसे करती है चेंज। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कम से कम दो मीडियम तो होने चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना चाहिए। तो मैंने बोला कि सपोज एयर से वाटर में, है ना, ये एयर है एक, और ये कोई इंटरफेस है। ठीक है ना, एयर है और ये कोई इंटरफेस है, एयर और वाटर है, नीचे वाटर है। ठीक है, और जब वेन अ लाइट रे इंसिडेंट ओब्लिकली अगर मान लीजिए, ओब्लिकली मतलब कि किसी एंगल से अगर मान लीजिए इसमें इंसिडेंट होती है ना, तो जाना तो चाहिए था बच्चों सीधे, जाना चाहिए था क्या, सीधे ऐसे, लेकिन जाती नहीं। क्यों? क्योंकि एकदम से मीडियम उसको क्या मिल गया, चेंज। एयर से वाटर जो है वो क्या है, डेंसर। एयर तो रेरर है, रेरर मतलब होता है बच्चों जहां पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रेरर मीडियम, है ना, ये रेरर मीडियम है। ठीक है, जबकि वाटर क्या होता है बच्चों, डेंसर मीडियम होता है कंपैरिजन टू एयर, है ना। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, वाटर जो है वो डेंसर है किससे, एयर से, विद रिस्पेक्ट टू एयर ये डेंसर है। और अगर हम ग्लास लेते तो ग्लास जो होता वो भी डेंसर होता विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन वो डेंसर होता विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऑल्सो। ठीक है ना। तो वाटर एंड ग्लास बोथ आर ऑप्टिकली डेंसर, है ना, ऑप्टिकली डेंसर देन दी एयर। ठीक है ना। ऑप्टिकली यहां पे हम बात करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिक्स डेंसर मीडियम। ऑप्टिक्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑप्टिक्स मतलब जहां पे ऑप्टिक्स वर्ड है, मतलब वहां पे बात कर रहे हैं लाइट की, है ना, हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ऐसे भी हमने रेरर मीडियम पढ़ा हुआ है, हमने बोला एयर तो रेरर मीडियम है ही, है ना, लेकिन ऑप्टिकली रेरर का क्या मतलब है, हमने बोला ग्लास, वाटर जो है वो रेरर डेंसर मीडियम है, लेकिन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या मतलब है। तो समझिए बच्चों, मैंने बोला कि अगर कैरोसिन ऑयल देखा होगा आपने, कैरोसिन ऑयल को अगर हम वाटर में डाल देते तो ऊपर तैर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी कैरोसिन की जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन,
है ना, वो लेस देन होती है मास डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसलिए वो ऊपर तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है ना। तो मास डेंसिटी केरोसिन की तो वाटर की मास डेंसिटी कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये है कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा है? लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम में सबसे कम होगी, मतलब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी कम लाइट की स्पीड, है ना। वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रेवल करती है, डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट स्पीड से लाइट जो होती है वो चलती है। अभी हम उस पर बात करेंगे, उसके लिए कुछ फैक्टर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अभी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कैरोसिन आप जानते हैं ऑयल होता है, वो ग्रेटर देन होती है, मतलब उस पर लाइट की स्पीड जो होगी, है ना, कैरोसिन की में लाइट की स्पीड जो होगी वो वाटर से कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है कैरोसिन की, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, जबकि मास डेंसिटी कम है वाटर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? इसका मतलब इसलिए हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे, या फिर हम सिंपल रेयर या डेंसर बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा हम ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसमें कुछ फिनोमेना पढ़ते हैं। मैंने बोला कि जब भी, है ना, जब भी किसी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होगा? बैंड तो होगी, लेकिन हमने बच्चों बात की थी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। अब मैंने बोला लाइट जो होगी अगर मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और अपना पाथ भी चेंज कर रही है, यानी कि बेंड हो गई, क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट? ड्यू टू चेंज इट्स स्पीड, है ना, ड्यू टू चेंज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड में चेंज की वजह से डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो किस तरफ? क्या ये नॉर्मल से दूर हट रही है या नॉर्मल की तरफ झुक रही है ना। तो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमको ये फिनोमेना पढ़ने से पहले कि लाइट किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जा रही है कि बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो रही है ना, किस तरफ बैंड हो रही है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये जानने के लिए, ये जानने से पहले आपको बच्चों समझना पड़ेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करती है, इसलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, चलिए ये कॉपी करना है तो आपको कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, कर लिया, चलिए पॉज करके कर लीजिएगा। हम बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पूरा रब कर दे रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी वर्ड आए ना, इंडेक्स का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट ने बहुत बातें की, उनके बाद समझ में आया उनको कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी मीडियम की, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड जो है सब में चेंज हो रही है, सारे मीडियम में चेंज हो रही है अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि मीडियम अलग अलग है ना, अलग अलग तरीके से डेंसर है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, है ना। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया, है ना। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एयर में सबसे ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा, सब हिंदी में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा समझ में आएगा, ताकि सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम होती है एयर में, है ना, एयर या फिर वैक्यूम में होती है ना, वैक्यूम में होती है। स्पीड ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक। कितनी होती है बच्चों? सी से डिनोट कर रहे हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि अप टू अबाउट 30 करोड़, है ना, मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर इतना होता है बच्चों, है ना, 1 मीटर इतना है सपोज, तो 30 करोड़ मीटर का होगा। और 1 सेकंड कितना सा होता है? मतलब 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की। सभी तो सनलाइट जो है पहुंच जाती है,
सबसे ज्यादा होती है एयर या वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, एयर में तो आते आते फिर भी कम हो जाती है, लेकिन बहुत इसमें बहुत कम प्रोपोर्शन में ये कम होती है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम एयर में भी इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम जो होता है ये एयर या वैक्यूम माना जाता है। वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो रेयरर ही हो गया, वो तो बिल्कुल रेयरर हो गया, है ना। और उसके अलावा, एयर के अलावा, है ना, जितने भी मीडियम होंगे सब उससे डेंसर होंगे, है ना। तो सबसे डेंसर होंगे लाइक वाटर, है ना, ग्लास, फिर उसके बाद आपका ऑयल हो गए। ठीक है, ग्लास भी कई टाइप के होते हैं, फ्लिंट ग्लास, है ना, फ्लिंट और क्राउन ग्लास, बहुत सारे ग्लास होते हैं। ठीक है ना। फिर ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल सुना होगा आपने, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। प्लास्टिक हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, एक और होता है डायमंड, उसका होता है। ठीक है, अब समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इससे पहले मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है सबसे पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई, क्योंकि एक फैक्टर है, मैंने बोला कि सबसे पहले ये क्या बताता है, इट मेजर्स, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, या इट मेजर्स, ठीक है, इट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी भी कौन सी बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम की क्या बताएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना। अगर हम एयर की बात करें, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाले हुए हैं, कुछ आपके पास एनसीईआरटी में देखिएगा टेबल बना होगा, है ना, उस टेबल में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 समथिंग अराउंड, है ना। फिर कैरोसिन का 1.47, ठीक है, या 1.44 होगा, 1.44 है आई थिंक। ठीक है, और टर्पेंटाइन का 1.47। इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अभी क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो 1.33, 1.5, 1.44, 1.47। देखिए सबसे यहाँ पे एयर, और एयर का कितना होता है ये भी बता दूं मैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, इसका होता है कितना, 1.00006 ऐसे कुछ होता है, लेकिन 1 मान के चलते हैं, क्योंकि 1.000 कम है ना, 2 डेसिमल तक चाहिए हमको। ठीक है, तो कितना है, 1, यानी कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, और उससे ज्यादा है वाटर का, फिर उससे ज्यादा है केरोसिन का, फिर टर्पेंटाइन का, और फिर सबसे ग्लास। ग्लास देखिए सॉलिड होता है, ग्लास जो है टच करने पे आपको समझ में आता है सॉलिड है। पहले वाटर, वाटर में आप कूदते हो तो आप वाटर के अंदर चले जाते हो, ग्लास में कूदते हो तो ग्लास पे ही लग जाता है ना आपको। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि स्पीड, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होती है। ये कौन बता रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों म्यू से। ये होता है म्यू, आपने पहली बार देखा हो तो म्यू ऐसा सिंबल, या फिर आपके बुक में एन से डिनोट है ना, तो एन आप मान के चल लीजिए। ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट या कांस्टेंट फैक्टर या इंडेक्स होता है ना, जो कि क्या बताता है, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है किसी मीडियम की। क्योंकि हमने एयर पे ही रख के एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना, कौन सा पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके हमने स्पीड ऑफ लाइट मेजर की होगी, है ना। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टेबल है जो ऐसे करके बनी हुई बहुत सारी, और सबसे ज्यादा होता है बच्चों डायमंड का 2.4। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, 2, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम, है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इतना होता है। और इसका डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चों, 2.42, यानी कि सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, वो डायमंड के अंदर होगी, है ना, जब डायमंड से लाइट पास हो रही होगी। ठीक है, ऑप्टिकली सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है। ठीक, समझिए उसके आगे। तो देखते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड
of light in vacuum to the velocity of light in any medium, है ना। वैक्यूम की जगह एयर भी हो सकता था, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, किसी मीडियम का, ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर। एन से या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, एन और म्यू। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड या फिर वेलोसिटी हमने लिखा हो तो वेलोसिटी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, एयर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। उसकी वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और या एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। कंपैरिजन की बात आती है तो हमको रेशियो लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये एक फैक्टर है जो कि क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम पे। अगर मैंने बोल दिया कि किसी मीडियम यानी कि सपोज ग्लास में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है एयर या वैक्यूम में, c से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मैंने बोल दिया v है, तो n क्या हो जाएगा या म्यू क्या हो जाएगा, c/v, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि किसी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम यानी कि वाटर से ग्लास या ग्लास से वाटर में जा रही है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, n या म्यू, ठीक है। n से हम डिनोट करते थे, एनसीईआरटी में आपको n से डिनोट किए गए, तो वो जाता है बच्चों वेलोसिटी। सपोज मैंने बोला कि वाटर से ग्लास में जा रही है, तो जिससे जा रही है वो न्यूमरेटर में और जिसमें एंटर कर रही वो डिनोमिनेटर में होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, ठीक है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें कुछ नहीं पता, हमें जो टेबल में दिया हुआ है एनसीईआरटी की टेबल में, एनसीईआरटी में देखिएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही दिया हुआ है ना। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि ये वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है, तो हम निकाल किसका रहे हैं, डिनोमिनेटर में यानी कि ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, W एंड G, W यहाँ, G यहाँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है। या कोई मीडियम 2 है तो मीडियम 2 यहाँ, 1 यहाँ पे, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, डिनोमिनेटर में वो यहाँ और न्यूमरेटर में जो यहाँ, या फिर सिंपल इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको हम n2 और इसी साइड ये बाद में लिख देते हैं n2, ठीक है ना। यानी कि इसको मैं और तरीके से लिखता तो ऐसे लिख सकता था ng, w को बाद, जिसका निकालना है वो सफिक्स में रहता है उसके साथ, उसके बाद जो जिससे जा रहा है न्यूमरेटर में जो है उसको हम यहाँ बाद में लिखेंगे या पहले ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडिया को होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, या फिर एब्सोल्यूट की अगर हम बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है बच्चों। तो अगर सपोज मैंने बोला कि अगर मुझे पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना, इफ 1.5 is the refractive index of glass का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली ये नहीं होता, 1.55 होता, 1.54, 1.53 ऐसे होता है। तो 1.5 suppose is the refractive index of glass, then what will be the speed? What will be the speed of light? Speed of
लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं बच्चों फॉर्मूला क्या है आपका, n इक्वल्स टू c अपॉन v। हमको n दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5, ये यहां से हमको वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। और c आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 × 10⁸ होता है। और यहाँ पे बच्चों v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है मीडियम में, है ना। तो 1.5 2 जा 3 होता है, आपने देखा हुआ है। तो v हो जाएगा बच्चों कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला बच्चों, आप लोग को शायद समझ में आता हो कि इक्वल टू का साइन है, और अगर एक चीज कांस्टेंट होती है ना, और एक चीज वेरिएबल है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लग जाता है अगर एक चीज भी कांस्टेंट है। ये सी यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन एन और बी वेरी कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, वेलोसिटी उस मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा होगा, वेलोसिटी उस मीडियम की कम होगी। आपको यहीं से समझ में आ रहा है, एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ग्लास में कम हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। उसमें 30 करोड़ मीटर पर सेकंड थी, यहाँ 20 करोड़ मीटर पर सेकंड हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा, वेलोसिटी उतना कम। इसको और बढ़ाया आपने, ये उतना ही और कम होगा, लेकिन एयर में स्पीड चेंज नहीं होगी, वो उतनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, जिसके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, या जितना कम डेंसर होगा मीडियम, है ना, उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। सबसे कम यानी कि रेयर कौन होता है, एयर, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है, एयर में होती है। बात समझ में आई बच्चों। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इस पे बेस हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम इस फिनोमेना को पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इस फिनोमेना को और आगे बढ़ाते हुए कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आगे अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, और हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन और बी, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि एन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो यानी कि मैं अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करूंगा तो n1/n2 ले रहा हूं मैं अगर, है ना, तो यहां क्या लूंगा, v1/v2, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो यहां क्या लूंगा, v2/v1। n1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना, n1, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ n1 है तो यहाँ v1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, है ना, इन मीडियम 2। तो ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वेलोसिटी को देखते हुए लिखते हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी v1 है नीचे, तो यहाँ लिखो n12, और ये है ना n12, मतलब कि ये v1 है तो यहाँ 1 और यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू 2। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, n12 का मतलब ये कि 1 से 2 में एंटर कर रही है ना, किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, ठीक है। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते थे, 1 and 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लगा देते हैं कहीं, ठीक है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए, और यही अगर आपका n2/n1 होता तो ये हो जाता आपका v1/v2। तो उस कंडीशन में आप इसको n21 लिखते, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है ना, तो n21 या फिर n2n1 ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब कॉज जो था, कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये था कि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है ना। कब कैसे कर रही है, रेयर से डेंसर जा रही है तो कैसे कर रही है, डेंसर से रेयर जा रही है तो कैसे कर रही है, अब वो हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेयर से डेंसर जब लाइट जा रही होगी तो क्या होगा, है ना। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, मतलब रेयर से
डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। ऑप्टिकली होता है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला रेयर से डेंसर है, यानी कि ये एयर है, रेयर ले लो आप, है ना, और ये ग्लास है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये दो मीडियम का बीच में ये इंटरफेस ये बताता है कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर, ठीक है। ये डेंसर इसलिए क्योंकि ये इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, इस मीडियम से ज्यादा है। तो वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे मैंने बोला इसकी v1 है, v2 है, तो वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें होगी, v1 ग्रेटर देन v2, है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो इसी का जस्ट उल्टा n2 ग्रेटर देन होगा n1 से। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा, है ना। अगर डेंसिटी ज्यादा है ना, कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है, ठीक है। अब मैं इस पे ऑब्लिकली एक लाइट रे इंसिडेंट करवाता हूँ, ऑब्लिकली लाइट रे इंसिडेंट करवाऊंगा। लाइट रे जब इंसिडेंट करवाऊंगा तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन बीच में क्या हो गया, इंटरफेस आया, है ना, दो मीडियम का, एयर का और वाटर का, ग्लास का, सॉरी, एयर का और ग्लास का जो इंटरफेस है वो सडन क्या करेगा, स्पीड में चेंज, क्योंकि सडन मीडियम चेंज हुआ है। तो जैसे लाइट जा रही थी इतनी स्पीड से जा रही थी, एकदम से स्पीड कम हुई तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, स्पीड कम हो गई, है ना। तो देखिए ये नॉर्मल बनाया हमने, ठीक है। इस नॉर्मल से जाना तो सीधे चाहिए थी ओरिजिनल पाथ, लेकिन बीच में मीडियम मिल गया, मीडियम चेंज हो गया, है ना। तो मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, चेंज, है ना। और चेंज कहाँ होके क्या हो गई, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो when a light ray is incident from rarer medium to denser medium, then it bend towards the normal, है ना, towards the normal वो बेंड हो जाएगी। तो कितना बेंड होगी, डायरेक्शन में चेंज हुआ है, और डायरेक्शन कौन बताता है, एंगल। मैंने भेजा था आई एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। ये बच्चों इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, है ना, और ये क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल आई, आई क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ गया, है ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल है आर, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछली बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला था, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना है आपका, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। और यहाँ पे बच्चों जिस एंगल से हमने भेजा था 30 डिग्री से सपोज भेजा था, जाना चाहिए था 30, इसके साथ भी बनाता, लेकिन क्या हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से वो ओरिजिनल पोजीशन से कुछ बेंड हो गया, बेंड हो गया यानी कि 30 डिग्री से कम हो गया। तो यहाँ पे आई आर का के इक्वल नहीं होगा, जैसा कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था। यहाँ क्या है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन है आर से, मतलब कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, हम बात करते हैं डेंसर से रेयर मीडियम की, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझ रहे होंगे आप। डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना। तो देखिए डेंसर टू रेयर मीडियम में अब हमने बात की, लाइट जो है ये वाटर था, है ना, ये आपका क्या हो गया, नीचे वाटर था, है ना, और वाटर क्या है, डेंसर, और यहाँ एयर है जो कि कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। अब मैं लाइट रे इसमें वाटर से एयर में इंसिडेंट करवाता हूँ, यानी कि लाइट अब इंसिडेंट कहां से कहां हो रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट रे इंसिडेंट होगी बच्चों, है ना, जैसे ही ओब्लिकली करना है ना, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन देना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या खींचते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। अब जानी तो चाहिए थी सीधी बच्चों ये, है ना, लेकिन लाइट की स्पीड इसमें ये v2 है और ये v1 है ना, और v2 जो है वो कम है v1 से। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होगी रेयर मीडियम से, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है डेंसर मीडियम होने की वजह से। तो बच्चों अब लाइट की स्पीड कम चल रही थी यूं करके, और एकदम से उसको मीडियम रेयर मिला, तो क्या करेगी, भागेगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब स्पीड कम से ज्यादा होती है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, जानी तो चाहिए थी सीधे
लेकिन क्या हो गई, नॉर्मल से अवे हो गई, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जाना चाहिए सीधी लेकिन है ना नॉर्मल से अवे भाग गई। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे आई जो होगा वो क्या होगा, आर से लेस होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और इसमें क्या हो रही है, लाइट बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जा रही, और यहां पे नॉर्मल से अवे जा रही है ना। तो रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर का ये फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बैंड क्यों हो रही है, स्पीड में चेंज होने की वजह से हो रही है। अगर स्पीड ज्यादा से कम हो रही है अगर मान लीजिए तो बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, कम से ज्यादा हो रही है तो बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। लेकिन अगर ये लाइट को हमने ओब्लिकली जो भेज रहे हैं, एंगल से भेज रहे हैं अगर हम, है ना, तो अगर हम इसको नॉर्मली भेज दें, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस है ना, नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में बच्चों मैंने बोला ये नॉर्मल था और लाइट को भी मैंने इसे सीधे ही भेज दिया नॉर्मल के पैरेलल, है ना, नॉर्मल के पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल कैसे, मैंने लाइट भेज दिया ऐसे, सपोज दिस, और ऐसे इंसिडेंट किया तो बच्चों एंगल आई हो जाता है यहां पे 0। ठीक है, और आर भी हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पे बैंड नहीं होगी लाइट, यहां पे बैंड नहीं होगी। कभी कॉइन को, है ना, किसी टैंक में अगर आप कॉइन को देखते हैं बिल्कुल ऊपर से देखेंगे नॉर्मल से, तो आपको वही नजर आएगा जहां पे वो है, ओरिजिनल पोजीशन पे, एक्चुअल पोजीशन पे, है ना। लेकिन आप ओब्लिकली देखते हैं तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। इसी का रीजन ये है क्योंकि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका होता है। अब हमें क्यों नजर आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अगर मान लीजिए नॉर्मल इंसिडेंस करवाते हैं तो वो सीधे सीधे बिना पाथ चेंज किए, है ना, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, सीधे चला जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉइन जो है किसी पानी में डला हुआ है, किसी टैंक में पानी है और पानी में कॉइन डला हुआ है, रखा हुआ है ना, तो वो हम अपनी ओरिजिनल सतह से, पोजीशन से, है ना, वो सरफेस से कुछ उठा हुआ, है ना, हमें नजर आता है। ठीक है, तो वो क्यों नजर आता है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तभी तो नजर आता है। हमारी आईज पे लाइट उससे टकरा के आ रही है, यानी कुछ रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है। तो समझ लीजिए कभी भी किसी मीडियम पे अगर लाइट एंटर करती है तो 90% तो उसका पार्ट, सपोज मैंने वाटर में चला गया, है ना, वाटर पे जा रहा था, सपोज वाटर में था, लेकिन कुछ पोर्शन उसका लाइट का रिफ्लेक्ट भी होता है। जब हमारी आईज तक आएगा तभी तो हमें वो चीज नजर आएगी। लाइट तभी नजर आती है ना जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आए, तो हमारे रेटिना पे, आईज के रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होती है ना। और रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं, पूरी की पूरी इंसिडेंट हो जाएगी, पूरी की पूरी एंटर कर जाएगी, तो हमें दिखाई क्या देगा, है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए एक टैंक है, सपोज दिस, ये टैंक है पानी का, ठीक है, ये टैंक है और इस टैंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, और यहां पे रखा हुआ है बच्चों कॉइन, यहां क्या रखा हुआ है, कॉइन, और लाइट यहां पे ओब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। इस वाटर का सरफेस है, लाइट यहां पे एयर से वाटर में आ रही है ना, यहां थोड़ा और यहां बना देता हूं मैं, लाइट आ रही थी इस तरीके से, जाना तो चाहिए थी सीधी, लेकिन रेयर से डेंसर जा रही है तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल से जब टूवर्ड्स जाएगी, बैंड होगी, तो कहां जा रही है, कॉइन पे जा रही है। कॉइन से अब रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, क्योंकि वाटर से किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट तो इंसिडेंट होती तो रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट होगी, और क्योंकि मीडियम अभी तो यही है तो सीधे सीधे जा रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक एंगल बनाते हुए, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, जितना एंगल यहाँ पे जा रहा था
और जितना एंगल से इंसिडेंट हुई थी उतना एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लगेगा। लेकिन अब वापस से इसको मीडियम चेंज मिला, और अब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में ऐसा कुछ नहीं कि आई इक्वल्स टू आर, यहाँ पे फिर इसको क्या मिला, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर से इसको डेंसर मीडियम मिला। और जब रेयर से डेंसर जा रही थी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन डेंसर से रेयर जा रही थी तो जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ इस तरीके से ये चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां से जब आप देख रहे होगे, ठीक है, देखने वाले को, ऑब्जर्वर जो देख रहा है मतलब वो ऑब्जर्वर है, देखने वाले को मैंने अभी आपको बताया कि लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के जिस एंगल से हमारी आईज पे आ रही होती है उसी एंगल पे हमको वो चीज नजर आती है। तो देखिए लाइट तो ऐसे आ रही है इस एंगल पे, यानी कि इसको मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूं तो ऑब्जेक्ट बच्चों मुझे यहां नजर आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, यहां पे, ठीक है, यानी कि कॉइन मुझे यहां नजर आ रहा है अपनी एक्चुअल पोजीशन से यहाँ, यानी कि एपरेंट पोजीशन, इसको क्या बोल रहे हैं, एपरेंट पोजीशन ऑफ लाइट, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एपरेंट पोजीशन ऑफ लाइट। और ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ, एपरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन, और ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ये तो रियल डेप्थ थी, ये क्या थी बच्चों, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और ये क्या है बच्चों, एपरेंट डेप्थ, ये क्या है, एपरेंट डेप्थ, ठीक है बच्चों। तो ये हमें इसलिए कॉइन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो ये है कि डायरेक्शन जो है लाइट की वो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन लाइट की चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है किसी मीडियम, दूसरे मीडियम में एंटर करने की वजह से, मीडियम डेंसर होने की वजह से, या मीडियम की डेंसिटी चेंज होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक। तो ये हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बच्चों हम बात करते हैं, हमने क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्योंकि जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे ऐसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ है, ऐसे 3 लॉ है। समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक तो है आपका पहला कि सेम वैसे ही द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड था ना, सिर्फ यही चेंज है स्पेलिंग का, बाकी पूरा वैसे, एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, जैसे उसमें था वैसे इसमें है ना। वहां पे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमने बोला कि कोई 2 मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम है सपोज, है ना, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट इंसिडेंट किया आपने, है ना, अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, सभी सब क्या कर रहे हैं, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो पहला लॉ तो ये हो गया आपका, है ना, दूसरे पेन से लिखता हूं शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। सेकंड होता है बच्चों क्या, सेकंड ये होता है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है ना, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के का क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होता है, रेशियो होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, फ्रॉम टू सेपरेटिंग मीडिया एट सेम वेवलेंथ, है ना, फॉर द सेम कलर, है ना, फॉर सेम कलर ऑफ लाइट। सेम कलर ऑफ लाइट का मतलब ये है, यहाँ पे हम बात करते हैं जो लाइट होती है बच्चों, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब कि 1, क्रोमेटिक मतलब कि कलर, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक ही वेवलेंथ। जब हम कलर की बात करते हैं तो वहां पे वेवलेंथ की बात करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है हर कलर की अलग होती है। हम आगे चल के चैप्टर में जब हम बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड की तो हम वहां पे उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सेम कलर ऑफ लाइट या फिर सेम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये कैसी रहती है, ये कांस्टेंट रहता है ना। मतलब कि आपने ग्रीन कलर की लाइट भेजी थी तो ग्रीन कलर की लाइट ही क्या होनी चाहिए, रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके लिए कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन थे, ठीक।
इसके अलावा तीसरा, क्योंकि आपकी सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो तीसरा आप ध्यान रखिएगा, तीसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि when a light ray enters from one medium to another, then it's क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है ना, then its velocity and wavelength only changes, है ना, wavelength है ना only change, while frequency and phase does not change. फ्रीक्वेंसी एंड फेज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर हम वेव की बात करें कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चलती है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड की बात करते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बच्चों चेंज नहीं होती है, उसका शेप चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगी तो क्या, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, और वेवलेंथ, है ना। ये तीसरा लॉ था, ठीक है। इसके बारे में हम वहां पे समझेंगे जहां पे कलरफुल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे, ठीक है, और इस लॉ को हम बच्चों बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये जो दूसरा था, है ना, ये था आपका स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, दूसरे लॉ को, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू।